नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अफसरनामा में आज हमारे साथ मध्य प्रदेश कैडर की एक ऐसी युवा आईएएस ऑफिसर हैं जिनके व्यक्तित्व की अगर मैं बात करूं तो उसमें स्वाभाविक रूप से व्यक्तित्व के कई पहलू और कई शेड्स होते हैं, लेकिन अगर मैं उनकी बात करूं तो वो एक बहुत ही अपराइट और जीवन को बहुत ही सकारात्मक रूप से देखने के साथ बहुत सहज रूप से जीवन के साथ आगे बढ़ने वाली युवा ऑफिसर वो दिखती हैं। और ऑफिसर के साथ एक पर्सनैलिटी, एक व्यक्तित्व जो आपके हमारे सबके साथ चलता है वो वैसी प्रतीत होती है। तो इन्होंने पहले एमबीबीएस किया और उसके बाद पहले अटेम्प्ट में 2013 में उन्होंने एग्ज़ाम दिया और 2014 बैच की वो आईएएस ऑफिसर हैं और 74वीं रैंक के साथ उन्होंने ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं 2014 बैच की आईएएस ऑफिसर जो मध्य प्रदेश कैडर की हैं, सलोनी सिडाना, जो इस वक्त एडीएम होकर धार ज़िले की तरफ अपने कदम बढ़ा रही हैं और अभी तो बहुत से पड़ाव बाकी। बहुत स्वागत करता हूं सलोनी जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में सलोनी जी हम थोड़ा पीछे चलते हैं और मैं तो अक्सर ये सोचता हूं कि टाइम मशीन जैसा कोई कॉन्सेप्ट हो तो मैं आपको ले चलूं जलालाबाद और वहाँ के खूबसूरत खेतों के बीच में। जब आप सोचने लगी थी 14-15 साल की सलोनी जी की अगर मैं बात करूं तो क्या सपना था? पहले तो एमबीबीएस आपने किया तो जाहिर तौर पर आप चिकित्सक ही बनना चाहती थी, फिर ये अखिल भारतीय सेवा, तो थोड़ा सा वहाँ से आप यादों के झरोकों से हमें बताइए जी। तो जब मैं स्कूल में थी तो मुझे बहुत साइंस बहुत पसंद था, तो मुझे ये क्लियर था कि मुझे डॉक्टर बनना है जी। तो इसलिए मैंने 10th के बाद 11th 12th में मेडिकल की तैयारी की और फिर ऑल इंडिया पीएमटी से मेरा सिलेक्शन हो गया और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में, जहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के अच्छे साल व्यतीत किए। मैंने बहुत सीखा और तभी से मुझे मेडिसिन से और हेल्थ सेक्टर से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था। इट बिकेम माय फर्स्ट लव। उसके बाद मैंने यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम यूएसएमएल दिया, पर क्योंकि मेरे पापा जी का ऐसा कहना था कि मैं तुम्हारे बिना बहुत नहीं रह पाऊँगा, तो मैंने वो एग्ज़ाम ड्रॉप करके और यूएस में रहने का आइडिया छोड़ के इंडिया में ही रहने का सोचा। और तभी मेरे पापा जी ने इंसिस्ट किया कि आप एक बार आईएएस का एग्ज़ाम, यूपीएससी का एग्ज़ाम दें। तो उनके कहने पर मैंने तैयारी की, यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और फिर सिलेक्शन हो गया। यह आपने बता तो बहुत आसानी से दिया कि सिलेक्शन हो गया, लेकिन ये बताता है कि वो भी 74वीं रैंक के साथ सिलेक्शन होना, ये बताता है कि आप बहुत शुरू से एक बहुत ही आला दर्जे की एक स्टूडेंट तो रही हैं। मुझे एकेडमिक्स शुरू से पसंद है और दूसरी चीज़ है कि मुझे लगता है कि जो भी कोई काम करें हमें वी शुड गिव इट आवर बेस्ट शॉट। तो जब मैं तैयारी कर रही थी, चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई थी, चाहे वो यूपीएससी के लिए तैयारी थी, तो मुझे ये होता था कि अच्छे से तैयारी करें और एक अटेम्प्ट देनी है तो वो उसको पूरा अपना जी जान लगा के दें। और क्योंकि मुझे शुरू से ही पढ़ाई और एकेडमिक्स पसंद है तो इसलिए मुझे पढ़ाई कभी बोझ नहीं लगी। ये जो इंक्लिनेशन था कि पहले चिकित्सक बनना है और बाद में अखिल भारतीय सेवा का, आपके पापा का इसमें काफ़ी उनकी भूमिका रही है। तो वो जलालाबाद का जो वातावरण है, शायद आपकी बाकी पढ़ाई चंडीगढ़ से हुई है? नहीं, मेरी 12th तक की सारी पढ़ाई जलालाबाद से हुई है और फिर सीधा मैं दिल्ली गई थी। तो जलालाबाद का मैं जितना समझता हूँ, अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि कोई बहुत प्रेरित करने वाला पढ़ाई का ऐसा वातावरण वहाँ शायद आपको नहीं मिला होगा? ऐसा नहीं है। हमारे घर में मेरे मम्मी पापा ने, मेरी मम्मी भी गृहिणी है लेकिन मम्मी ने एमएससी बायोकेमिस्ट्री की है, मेरे पापा ने भी पढ़ाई एलएलबी किया है। तो उन्होंने हमेशा अपने सारे बच्चों को बोला कि आपको जीवन में जो भी करना है लेकिन पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट करके फिर आपको अपना पाथ चूज़ करना है। और शायद अपने मम्मी पापा से ही ये सीख लेते हुए मुझे पढ़ने का शौक़ था और मेरा भी मन करता था कि मैं डॉक्टर बनूं और बाहर पढ़ने जाऊं। तो मुझे वो प्रेरणा जो है वो घर से ही मिलती थी। फिर मेरा स्कूल था, वहाँ पे भी मुझे हमेशा पढ़ने के लिए
उत्साहित किया गया। और आप एक बार जब अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हैं और उसके बाद आपको लोग उत्साहित और करते हैं, तो मुझे लगता है वो पॉजिटिव मोटिवेशन बहुत काम करती है आपको कि हाँ, मैं अच्छी सही राह पे चल रही हूँ और मुझे इसमें कंटिन्यू करना है। तो आपकी बातचीत से पहला मंत्र जो मुझे मिला है वो ये मिला है कि एक बार आपको पॉजिटिव मोटिवेशन मिल जाए, एक बार अगर आपको सकारात्मक तरीके से प्रोत्साहन मिल जाए, तो फिर यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप सही मार्ग पर चल निकलते हैं। पहला मंत्र दोस्तों ये पकड़ के चलिएगा, ख़ासतौर से हमारे वो नौजवान दोस्त। सलोनी जी, जिनको पॉजिटिव मंत्रा मिल जाता है उनके लिए तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, लेकिन ज़िंदगी सफलताओं का ही नाम नहीं है। आपने भी ज़िंदगी में चैलेंजेस देखे होंगे। सफल हो जाना, जैसे मुझे लगता है आप जिस ज़ील के साथ आपने हमें बताया कि लेडी हार्डिंग के जो दिन थे वो बहुत खूबसूरत दिन थे, तो अमेरिका वाला जो डिसीजन था वो कठिन डिसीजन रहा होगा। क्योंकि हमारे कॉलेज में अक्सर लोग 3rd ईयर में डिसाइड कर लेते थे कि उनको इंडियन पीजी देना है या USMLE करना है। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरा मन है कि मैं बाहर और जाके पढ़ूं, एंड आई वांटेड टू बी ईदर अ पीडियाट्रिशियन और इन मेडिसिन। तो मैंने USMLE स्टेप 1 दिया और उसमें मेरे 99 परसेंटाइल आया। एंड फिर उसके बाद लेकिन जैसे मैंने बताया, क्योंकि परिवार से जुड़ाव था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यदि मैं वहाँ सेटल हो भी जाऊँगी तो शायद मेरे पेरेंट्स थोड़ा मुझसे दूर हो जाएंगे, तो मैं उतना फ्रीक्वेंटली उनसे नहीं मिल पाऊँगी। तो फिर मैंने वो आइडिया ड्रॉप करके इंडिया में ही रहने का अपना मन बनाया। और जैसे मैंने बताया, पापा जी के कहने पे मैंने IAS UPSC का एग्ज़ाम दिया। हाँ, और पहले ही अटेम्प्ट में आपने। दूसरा मंत्र जो मैं आपसे बातचीत में ड्रॉ कर पा रहा हूँ वो ये है कि आपकी फैमिली बॉन्डिंग, मैं भी इससे सहमत हूँ कि वो टॉप प्रायोरिटी में होनी चाहिए। और ये हमारे पारिवारिक रिश्तों की खूबसूरती है कि आप देखिए कि एक ऐसी युवा चिकित्सक जिनको दुनिया की एक बेहतरीन चॉइस मिलती है, लेकिन वो अपने परिवार से बात करके ये तय करती हैं कि वो भारत ही रहना पसंद करेंगी। सलोनी जी, अक्सर ये प्रोग्राम जो युवा देखते हैं वो ये हमसे ये पूछते हैं कि असफलता से कैसे वो निपटें, कैसे हैंडल करें। देखिए, आई थिंक मेरा मानना ये है कि हर एक को ज़िंदगी में इनफैक्ट असफलता ज़रूर महसूस करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद या पीछे की जो सफलता है ना, वो आपको उतनी मीठी नहीं लगेगी जब तक आप असफलता को एक बार महसूस नहीं कर लेते। और अगर ज़िंदगी सिर्फ एक प्लेन रोड होगी ना, तो बहुत बोरिंग होगी। थोड़ा सा अप डाउन्स होने चाहिए। तो एक तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए जब भी हम असफल होते हैं कि इसके बाद सर्कमस्टांसेस बदलेंगे, काफ़ी चीज़ें बदलेंगी और हम सफल होंगे। और ये अंडरस्टैंड करना चाहिए, जो मैं भी फील करती हूँ, कि आई एम नॉट अलोन हु इज़ फेसिंग दिस। बहुत लोगों के साथ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, उसमें भी वो हिम्मत नहीं हारते। तो मुझे हिम्मत नहीं हारनी है, मुझे चलते रहना है। और इस टाइम पे आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपका सपोर्ट सिस्टम है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे हस्बैंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी फैमिली मेरे साथ हमेशा मुझे प्रेरित करते रहते हैं। एंड दे मोटिवेट मी टू सेल्फ काउंसल माई सेल्फ। तो मैं सेल्फ काउंसलिंग करती हूँ कि नहीं, अभी नहीं, थोड़ा और। हाँ। तो असफलता की परिभाषा भी हर व्यक्ति के लिए अलग रहती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप कब असफल अपने को आपने महसूस किया, कब आपको ऐसा लगा? क्योंकि मैं ये ज़रूर समझना चाहूँगा कि इतने बढ़िया करियर के साथ आगे बढ़ने वाला भी कब ठिठकता है, ठहरता है और अपनी मौजूदा ज़िंदगी की कुछ चीज़ों को लेकर कहता है नहीं, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। आई थिंक जैसे मैंने आपको बताया, असफलता, आपने बिल्कुल सही बोला कि असफलता सोचने का एक नज़रिया है। तो मैं यहाँ पे बहुत ईमानदारी से बताती हूँ कि मैं विजयवाड़ा सब कलेक्टर थी और उसके बाद मैं एकदम भिंड आ गई। तो जो ट्रांजिशन फेज़ था मेरे लिए आसान नहीं था, ऑनेस्टली। ऐसा नहीं था कि मैं जिस दिन भिंड आई मुझे लगा बहुत बढ़िया और यहाँ पे मैं आसानी से काम कर सकती हूँ। तो वो जो ट्रांजिशन टाइम था वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, विजयवाड़ा से भिंड का सफ़र। तो उसमें शुरू में बहुत ज़्यादा असफलताएं, मुझे कई बार समझ में नहीं आता था मैं लोगों से कैसे डील करूं। मैं बहुत
ऊंची आवाज़ में कई बार बात नहीं करती थी, बट करनी पड़ती थी। और वहाँ का सारा जिस तरह उस सिस्टम को समझने में मुझे समय लगा, और मैं खुद को बहुत असफल महसूस करती थी कि मैं शायद अच्छा नहीं कर रही हूँ, मेरे रेवेन्यू कोर्ट की जो डिस्पोजल है वो अच्छा नहीं आ रहा है, मैं इसमें यहाँ पे इतना मेहनत कर रही हूँ लेकिन ये अच्छा नहीं हो रहा है। तो उस समय जो थी मेरे लिए वो असफलता थी। तो वो शुरू का जो आईएएस क्लियर करने के बाद भी मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मैं जो चाहती थी वो नहीं हो रहा है। वो क्षण बड़ा महत्वपूर्ण होता है जिसको मैं क्रिकेट में कहता हूँ कि एक स्वीट टाइमिंग होती है। आपके बैट से एक खूबसूरत सी आवाज़ निकलती है जो गेंद को सीमा रेखा के बाहर ले जाती है। वो क्षण आपने कब भिंड में महसूस किया जब आपको लगा कि हाँ, मतलब अब जो समय है वो निकल गया और अब ये टाइमिंग एकदम परफेक्ट है? आई थिंक थोड़े दिन के बाद ही मैं भिंड में एडजस्ट हो गई थी, और इसका मैं पूरा श्रेय अपने सीनियर्स और अपने टीममेट्स को, मेरे तहसीलदार, मेरे नायब तहसीलदार, मेरे पटवारी जो आज भी मेरी पोस्टिंग पे सबसे पहले मुझे कॉल करते हैं, उनको दूंगी कि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया एडजस्ट होने के लिए, और उनके साथ मैंने सीखा। आई थिंक पहला कोट जब मैंने लिया था भिंड में, अपना पहला कोट लिया था, तो थोड़ा मैंने भी उत्तेजित होकर जब बात की, और मैंने रियलाइज़ किया यहाँ पे कि मैं अपनी वॉइस, आई कैन पुट अप माई वॉइस, उसके बाद मुझे समझ में आ गया था कि अब यहाँ पे कैसे रहना है। मेहगांव का वो इंसिडेंट मुझे बताइए कि हॉस्पिटल में आप गई और आपने देखा बतौर एसडीएम की साफ सफाई को लेकर, और फिर आप खुद जुट गई, 2 घंटे तक आप लगी। जैसे मैंने आपको बताया, हेल्थ मेरा सर्वप्रथम प्रेम है। तो मैं कहीं पे भी किसी भी पोजीशन में रहूं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हेल्थ सेक्टर से जुदा हो जाऊं। तो जब मैंने वहाँ पे देखा, 2-3 बार मैंने बोला कि चलिए सफाई इसकी अच्छी कीजिए, क्योंकि आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल ये गंदा होगा तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्फेक्शन होनी है, तो वो थोड़ा नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि शायद हमको एक पहल करने की ज़रूरत है। हमने श्रमदान अरेंज किया, और श्रमदान में मैंने यही सीखा है कि यदि हम स्वयं काम नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा। तो श्रमदान हमने शुरू किया, और मैं भी वहाँ पे बिल्कुल श्रमदान में जुट गई, और मैंने भी झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, सब किया, और मुझे लगता है वो करना बिल्कुल सही था, और उस समय वो करना उचित था। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम जो हम सुनते हैं, आपको पहले खुद एक उदाहरण तो प्रस्तुत करना ही पड़ता है। ये बड़ी अच्छी बात। हेल्थ आपका बड़ा प्रिय क्षेत्र रहा है, और अब तक इसके पहले की जो पदस्थापना आपकी रही आयुष्मान भारत में जो उस प्रोजेक्ट से जुड़कर काम करने की, तो ये अनुभव कैसा रहा और कितना अरसा आप अपनी पूर्व पदस्थापना से जुड़ी रहीं? पिछले साल के नवंबर में एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में एएमडी के रूप में पदस्थ हुई। मैं एमडी मैम छवि भारद्वाज मैम के साथ मुझे काम करने का दूसरा मौका मिला। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जब मैं जुड़ी तो मैंने रियलाइज़ किया कि शायद आई हैव फाउंड माय नीश। तो उसमें मैम ने मेरे को बहुत इंडिपेंडेंस एंड गाइडेंस का फाइन बैलेंस दिया। उसमें मातृ स्वास्थ्य और नवजात शिशु स्वास्थ्य जो है वो मुझे लगा कि इसमें मुझे काम करना पसंद है और इसमें ज़रूरत भी है काम करने की, और मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता था। हमें टीम भी ऐसी मिली। उसके बाद एनएचएम के बहुत सारे प्रोग्राम्स में हमने अपने सीनियर्स के मार्गदर्शन में, मैम के मार्गदर्शन में और अपनी टीम के साथ काम किया। फिर इस साल के मतलब 2020 की अक्टूबर में जब हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी जा रहे थे, यहाँ से लीव पर जा रहे थे, तो मुझे अक्टूबर में सीईओ आयुष्मान भारत का चार्ज मिला। तब हमारे पास चैलेंज ये था कि मध्य प्रदेश में आयुष्मान कार्ड की कवरेज बहुत कम थी। लोगों में तो उतना जागरूकता नहीं थी स्कीम के प्रति कि उनको क्या क्या लाभ इसके लिए मिल सकता है। हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं था एम्पैनल होने का। तो हमको लगा कि अगर हम इन चैलेंजेस को एड्रेस कर पाए तो ये स्कीम का लाभ हम जो भी बेनिफिशियरी हैं एलिजिबल उन तक पहुंचा सकते हैं। जी, तो फिर हमने काम करना बिल्कुल ठीक कहा। और आपको मैं इस मामले में बिल्कुल, आपकी पूरी टीम बधाई की हकदार है, क्योंकि एक दिन पहले अभी हमने मध्य प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर से बात की तो उनका कहना था कि 3 महीनों में हमने दुगना कर लिया लक्ष्य आयुष्मान के कार्ड्स का। तो वी जस्ट कंप्लीटेड 2 करोड़ कार्ड्स इन मध्य प्रदेश, और वो भी इतने छोटे समय में 3-4 महीनों के भीतर ही शायद आपने।
तो वो बहुत हाँ 3-4 महीने में हमने 60 लाख से ऊपर कार्ड्स बनवाए जी। तो यूटिलाइजेशन बहुत बढ़ा। हमने देखा कि पिछले वर्ष के दिसंबर से कंपैरेटिव इस वर्ष के दिसंबर में 127% की वृद्धि हुई है जो लोगों ने आयुष्मान कार्ड यूटिलाइज किया है। तो यस, इट फील्स गुड। बहुत बढ़िया। बड़ा खूबसूरत क्षण होता है जब जीवन में हम जीवन साथी का चुनाव करते हैं, और कई बार ये योग संयोग भी होता है और कई बार ये हमारी पसंद भी होता है। तो वो कौन सा क्षण था, मैं और डिग्निटी से मैं आपको उस तरफ ले जाना चाहूँगा जब लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में आप दोनों को ये लगा, आशीष जी को भी और आपको भी, कि आप दोनों साथ चलकर इस ज़िंदगी को और सुंदर बना सकते हैं और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। हम फाउंडेशन कोर्स के बाद हमारा भारत दर्शन होता है। भारत दर्शन में हम पहली बार मिले और दोस्त बन गए। उसके बाद लेकिन हम दोस्त ही थे और हम अपने अपने फेज़ 1 के बाद अपने कार्डर्स में भी चले गए, हम संपर्क में रहे। फिर जब हम दोबारा वापस आए मसूरी तो उसके बाद हम असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप करने नई दिल्ली में गए। तब हमारा बातचीत थोड़ा बढ़ने लगा और हमको ऐसा लगा कि हम एज फ्रेंड्स एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं और शायद हम एक दूसरे के साथ यदि जीवन व्यतीत करेंगे तो जीवन खुशहाल रहेगा और हम एक दूसरे के वी कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। सो आई थिंक जब हम नई दिल्ली में थे तब हमने डिसाइड किया कि हम साथ रहना चाहते हैं। आप अपने एक्सप्रेशंस को लेकर बहुत क्लियर हैं, बहुत साफ हैं आप, कोई द्वंद्व कोई दुविधा नहीं है, और मुझे लगता है कि सफलता के लिए ये भी एक ज़रूरी है। आशीष जी के बारे में क्या, क्योंकि मैंने ये सुना है कि कई बार हम शादियों का बड़ा दिलचस्प मामला ये है कि एक अगर बहुत क्लियर है तो दूसरा कुछ रिजर्व होता है। क्या आशीष जी ऐसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ही इज़ एन इंट्रोवर्ट। मैं जैसे खुल के बात करती हूँ, वो थोड़े इंट्रोवर्ट हैं। हमारी पर्सनालिटीज़ जो बेसिक एथिक्स हैं और इथॉस ऑफ लाइफ है वो हमारे मैच करते हैं, लेकिन पर्सनालिटीज़ में काफ़ी डिफरेंस भी हैं। तो आई थिंक दैट्स व्हाई आई सेड कि वी आर लाइक टू पजल ब्लॉक्स हु कंप्लीट ईच अदर एंड फिक्स इनटू ईच अदर वेरी नाइसली। और मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ी खूबसूरती है कि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं इस तरह से। किस तरह से आप लोग अपनी तमाम व्यस्तता के बीच में जो वक्त मिलता है, क्योंकि 2 प्रशासनिक अधिकारी और ढेर सारा काम, ढेर सारे चैलेंजेस, और ये भी बड़ा मुश्किल होता है कि आप फिर घर आएँ तो ऐसा लगता है कि वही बातें नहीं हो जाए, दफ्तरी घर ना चला है। तो इसको लेकर आपने कुछ नियम तय किए हैं या आप दोनों शुरू से ऐसे हैं कि इन सारी चीज़ों को घर तक नहीं लाते? कोशिश करते हैं। देखिए, ऐसा अगर मैं बोलूँ कि हम घर आके बिल्कुल ऑफिस की बात नहीं करते तो शायद ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आपके ऑफिस के भी जो एक्सपीरियंसेस हैं, कई बार खुशी के पल हैं, दुख के पल हैं, वो आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हम भी वो करते हैं। बट हम ये कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑफिस को घर पे ना लाएं। तो हम जब घर पे आते हैं तो हमको टीवी सीरीज़ देखना बहुत पसंद है, कुछ मूवीज़ हैं जो हम दोनों की कॉमन फेवरेट्स हैं तो उसको देखते हैं। फिर हम दोनों अपनी अपनी किताब पढ़ के चाहे एक साथ बैठे धूप में बैठते हैं, तो वो आई थिंक वो हमारे पल होते हैं। बिल्कुल। तो उस तरह हम टाइम स्पेंड करते हैं। आप उन युवाओं से क्या कहना चाहेंगी जो लक्ष्य तो बड़ा ऊंचा रखते हैं लेकिन उसमें कामयाबी से आगे नहीं बढ़ पाते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि लक्ष्य तो ऊंचा ही रखना चाहिए। अगर हम लक्ष्य ऊंचा नहीं रखेंगे तो हम कैसे खुद को प्रेरित करेंगे? तो लक्ष्य तो मैं सभी युवाओं को, और स्पेशली आई एम वेरी इंक्लाइन टुवर्ड्स विमेन एम्पावरमेंट, तो मैं युवतियों को भी बोलती हूँ कि लक्ष्य तो हमेशा ऊंचा ही रखना चाहिए। उसमें ये है कि हमें अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करनी चाहिए, और यदि हमें लगता है कि इसमें कुछ स्कोप है बेटर करने का तो फिर फेलियर के बाद भी हमको ट्राई करते रहना चाहिए। ये मुझे बताइए कि डिस्ट्रैक्शन जो होते हैं ज़िंदगी में वो सबके साथ होते हैं। बहुत लंबे समय तक पढ़ाई करना कठिन होता है, पढ़ाई करने के बाद लक्ष्य हासिल करने के बाद उसके साथ चलना भी बहुत आसान नहीं होता। आप अपने डिस्ट्रैक्शन पर कैसे काबू पाती? आई थिंक ये थोड़े हैवी टर्म्स हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति। मुझे डांस करना बहुत पसंद है। बहुत अच्छी बात है। तो मैं जब भी थोड़ा सा एंग्शियस या फ्रस्ट्रेट फील करती हूँ तो मुझे डांस करना एकदम अच्छा लगता है।
गाने सुनना बहुत पसंद है, मूवीज़ देखना पसंद है, किताबें पढ़ना तो मैं छोड़ ही नहीं सकती। तो आई थिंक मैं इस तरह से अपनी डिस्ट्रैक्शन को बात करती हूँ, अपनी सहेली से बात करती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी डिस्ट्रैक्शन को जस्ट चैनलाइज कर लेती हूँ कि इस तरह चलो करते हैं तो शायद बेटर फील करेंगे। मतलब आपका मंत्र ये है कि आप अपनी अभिरुचि की तरफ चलें, बिल्कुल, जो आपको पसंद है जी, आप वो कर लें, तो वो योग है, बिल्कुल, वो संयम है, वो दृढ़ इच्छा शक्ति है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि एक अच्छी फिल्म आपको रिफ़्रेश कर सकती है, एक अच्छे दोस्त से बातचीत, एक अच्छी किताब। और नृत्य आप करती रही हैं, तो कोई ट्रेडिशनल नृत्य का फॉर्म रहा है या? हाँ, मैंने ट्रेडिशनल भी किया है, मैंने गिद्धा भी किया है जो पंजाब का ट्रेडिशनल नृत्य है। देन मैंने सालसा सीखा, मैंने टैंगो सीखा, फिर बॉलीवुड भी सीखा। तो मुझे नृत्य पसंद है। ये बताइए मुझे, इंटरव्यू का जो चरण होता है यूपीएससी में, वो बड़ा अहम होता है। और जितना मैंने आपके फ्रेटर्निटी के ऑफिसर से बात की है, सबका ये कहना है कि आप जैसे हैं वैसे ही प्रस्तुत हों वहाँ। ना आप एग्जिबिशनिस्ट एटीट्यूड के साथ वहाँ जाइए और ना अपने ज्ञान का बढ़ा चढ़ा कर प्रदर्शन करिए। बहुत सिंपल ईमानदारी से अपने को प्रस्तुत करिए। तो इंटरव्यू की तैयारी और उस बोर्ड को कैसे फेस किया जाना चाहिए? जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि आप जो हैं उसी चीज़ को अगर आप प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि सामने वाले बहुत समझदार हैं। अगर आप कुछ भी बनावटी करने की कोशिश करेंगे तो वो एकदम से पहचान जाएंगे। तो बस आप खुद को खुद की तरह वहाँ पे रखें। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो आप बैकग्राउंड से आते हैं, वो आपका जो भी बैकग्राउंड सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज अच्छे से लेके जाएं। क्योंकि ऐसा सोचा जाता है और ये सही भी है कि यदि आपको अपने बैकग्राउंड सब्जेक्ट के बारे में ही नहीं पता तो इस सर्विस के बाद तो आपको बहुत सारी और चीज़ें सीखनी होंगी। तो आप उसको कैसे ग्रास्प करेंगे? तो मुझे लगता है कि उसको अच्छे से पढ़ना और ख़ुद को प्रेजेंट योर सेल्फ एज द रियल यू आर, दैट्स इट। आगे का रास्ता बहुत साफ भी है और चैलेंजेस तो उसमें हैं ही सलोनी जी, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। फिर एक ज़िला भी संभालने के लिए मिल सकता है, मिलेगा ही। फिर और आगे चुनौतियां होंगी, राजधानी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकेगी, मिलेगी ही। फिर राजधानी से देश की राजधानी भी जाने का एक मौका मिलेगा। और आपका जो ड्रीम वर्ड है हेल्थ, वहाँ भी बड़ी आपको जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। इनके बीच में आप किस तरह देख रहे हैं आने वाले समय को? आई टेक द लाइफ एज इट कम्स। तो ये मैंने, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने कुछ और एक्सपेक्ट किया था और हुआ कुछ और। तो अब मैं जैसे लाइफ आती है, ये सही है, हम लक्ष्य रखते हैं और प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जो लाइफ जैसे हमें सर्कमस्टांसेस प्रस्तुत करती है, हम उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। तो आई थिंक ये सर्विस की एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। और मैं बहुत अच्छे सीनियर्स के साथ रही हूँ जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो मुझे लगता है वो भी चीज़ काम आएगी। एंड आई थिंक कि आई विल परफॉर्म। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। बिल्कुल ठीक है। और ये हम लोग भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इसके लिए देते हैं। 500 रुपये में शादी की तरफ बढ़ना, ये निर्णय आप लोगों ने क्या अपनी व्यस्तता के चलते लिया था? नहीं, इट वाज अ पर्सनल चॉइस टोटली। मुझे लगता है शादी आपका निजी डिसीजन है। तो हम दोनों का ऐसा मानना था कि हम बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते अपनी शादी पे। तो हमने ऐसा डिसाइड किया, हमने परिवार वालों को कन्विंस किया कि हम ऐसा करना चाहते हैं। थोड़ा मुश्किल हुआ बट कन्विंस हो गए। एंड देन इट वाज जस्ट लाइक दैट। इट वाज टोटली अ पर्सनल चॉइस। तो जो लोग ये शिकायत कर रहे थे आपके क्लोज सर्किल के कि एक पार्टी तो मिलनी चाहिए, वो मिली उनको? बिल्कुल, पार्टी हमने की। एक छोटी सी वेरी क्लोज सर्कल में पार्टी हमने बिल्कुल दी उनको। चंडीगढ़ में तमाम पार्टी उसमें चीज़ें भी मैं समझता हूँ शादी की एक मस्ती को पूरा रिफ्लेक्ट करने वाली पार्टी थी। इनफैक्ट हम ज़्यादा कर पाए क्योंकि वो एक टाइम और वो बंधन सारे नहीं थे। तो मैं याद कर रही हूँ कि उस पार्टी में, क्योंकि बहुत कम लोग इनवाइटेड थे, मैं हर एक की टेबल पे बैठी, मैंने हर एक से गपशप की, मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ डांस किया और मेरी सारी जो सहेलियाँ हैं वो आई थी, हमने बहुत अच्छा डांस किया, हमने खूब इन्जॉय किया। तो आई एक्चुअली एन्जॉयड दैट पार्टी। वाह, पार्टी हुई कहाँ थी? पंजाब में, चंडीगढ़ में। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आगे आप दोनों आगे बढ़ेंगे जीवन में और इसके साथ ही और जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी दोनों मोर्चों पर, ऑफिशियल भी और घर के मोर्चों पर भी।
तो किस तरह आप देखती हैं जीवन को? जैसा आपने बहुत अच्छी बात कही, गीता का दर्शन है ये कि जीवन को वैसा ही स्वीकारिए जैसा वो आपके सामने आता है। कठिन भी होता है कई बार, क्योंकि हम में से कई लोग या तो इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि हम जीवन का निर्माण भी कर सकते हैं, या हमें लगता है नहीं कर पाए हैं तो हमें दुखी हो जाना चाहिए। ऐसे लोगों से क्या कहेंगी आप? मैं आपको वही बता रही हूँ कि दुखी हर व्यक्ति होता है। उसमें आपको किसी से बात करना है, आपको सेल्फ काउंसलिंग करना है। तो मैं उन लोगों को यही कहूँगी, ज़िंदगी किसी की भी परफेक्ट नहीं होती। हमें दूर से, हमें शायद इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लगता है कि इनकी ज़िंदगी तो एकदम परफेक्ट है और हमारी ज़िंदगी ख़राब है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चुनौतियाँ, मुश्किलें सभी की ज़िंदगी में हैं, सब लोग उससे डील करते हैं। And having said that, I do not at all discount the difficulties a person might be facing. तो हम ये बोलें कि सभी को दिक्कत होती है इसलिए मेरी दिक्कत कम है, वो भी मैं नहीं कह रही। तो हमें सिर्फ ये हौसला रखना है कि जो हमारे क्लोज हैं उनसे हम बात करें, हम अपने जो मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, हम खुद को मोटिवेटेड रखें। और कभी कभी नहीं भी मोटिवेट हो पाए तो आई जस्ट want to say one thing, it's okay to be sad. ह्यूमन इमोशन है एक, और यदि हम हर वक्त खुश रहेंगे तो हम सैडनेस की इमोशन को कैसे फील करेंगे? तो आप यदि कभी थोड़ा लो फील कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि कोई बात नहीं, ये कुछ क्षण है, मैं लो फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन अगले ही पल मैं उठूँगा या उठूँगी और मैं काम करूँगी। बस उस लो क्षण में मेरा इतना कहना है कि अपने या अपनी फैमिली को किसी भी तरह हार्म मत कीजिए, इतना लो मत चले जाएं कि आप उनको हार्म, अपने आप को हार्म कर लें। मेरे ख्याल से ये बॉटम लाइन है इस इंटरव्यू की, और बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि अगर हम दुख हैं, कुछ नहीं मिल रहा है रास्ता, तो स्वीकार कर लीजिए कि अभी मैं दुखी हूँ, लेकिन मैं अनंत काल तक या जीवन भर दुख में डूबा नहीं रहूँगा। मैं देवदास नहीं होने जा रहा हूँ, मैं निकलूँगा इससे, मैं लड़के निकलूँगा, लेकिन अभी उदास हूँ, कृपया मुझे परेशान मत करिए। और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र कि इस दुखद पल में, उदासी के पल में, न खुद का नुकसान करिए, ना अपने से प्यार करने वाले लोगों का नुकसान करिए, क्योंकि ये होता है। दरवाजे पर आप एक ज़ोर से प्रहार करते हैं गुस्से में, और वो आपके माता पिता को, भाई बहन को, या आपकी जीवन संगिनी को, बच्चों को बहुत परेशान कर जाता है। तो ये मत करिए, दुखी हो जाइए, कह दीजिए मैं कुछ क्षण अकेले बैठना चाहूँगा, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, और मुस्कुराते हुए निकलिए और फिर सामने आइए फ्लाइंग कलर्स के साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सलोनी जी। और आपसे बात करके ये हमें बिल्कुल महसूस हुआ कि एक बहुत साफ़ नज़रिया है आपका, एक बहुत साफ़ नज़रिया है, वो आपके व्यक्तित्व में झलकता है। और हम बहुत विश करते हैं कि आगे आपका जो जीवन है एक प्रशासनिक अधिकारी का और व्यक्तिगत भी, ये हमेशा चमकता रहे, जैसे आपकी सोच सूर्य की तरह, सूर्य की भांति चमकती रहती। बहुत धन्यवाद। तो ये थी सलोनी सिडाना, जो 2014 बैच की IAS ऑफिसर हैं, मध्य प्रदेश कैडर की। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार एक और अधिकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अनुमति दीजिए। नमस्कार।